अपन बात कर रहे थे राजस्व के विभिन्न साधनों की, तो उसमें हमने कल गैर कर राजस्व को देखा था। आज इसमें देखते हैं कर राजस्व। सेलिगमैन का कहना था, कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जिससे सरकार व्यक्तियों के उन खर्चों की पूर्ति के लिए वसूल करती है जो सामान्य हित में किए जाते हैं। इनका सामान्य संबंध किसी विशेष लाभ की प्राप्ति से नहीं होता है। प्लेहन ने बताया कि कर लगाने का उद्देश्य राज्यों के निवासियों को सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए किए गए व्यय को पूरा करना है। डॉल्टन के अनुसार कर किसी लोक सत्ता द्वारा लगाया गया वह अनिवार्य अंशदान है जो किसी कानूनी अपराध दंड के रूप में नहीं लगाया जाता और इसका संबंध करदाता के बदले में दी गई सुविधाओं की मात्रा से नहीं होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो कर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर से प्राप्त आय का उपयोग सरकार द्वारा सामान्य लाभ के लिए किया जाता है। सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं कर सकती है। एंटोनियो डी विट्टी डी मार्को का कहना है कि कर वह मूल्य है जो प्रत्येक नागरिक राज्य को सामान्य लोक सेवाओं की लागत के उस भाग को पूरा करने के लिए देता है जिसका वह उपयोग करता है। इस विचार के अनुसार कर को एक मूल्य माना गया है, किंतु यह विचार पूर्णतः भ्रमपूर्ण है। कर और मूल्य में कुछ मूल अंतर है। कर एक अनिवार्य भुगतान है जबकि मूल्य केवल सेवा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। कर जनता के सामान्य लाभ पर व्यय होता है जबकि मूल्य और फीस अदा करने वाले को प्रत्यक्ष और आनुपातिक लाभ प्राप्त होता है। कर विशेष निर्धारण की भांति एक अनिवार्य भुगतान है, परंतु इन दोनों में भी अनेक अंतर है। विशेष निर्धारण से निश्चित और प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, परंतु कर के द्वारा किसी भी प्रकार का विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। विशेष निर्धारण बहुधा मनमाना होता है जबकि कर का निर्धारण किसी निश्चित आधार पर होता है। विशेष निर्धारण से प्राप्त आय का उपयोग समाज में स्थायी पूंजी की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि कर से प्राप्त आय को किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय किया जा सकता है। करारोपण का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं होता है, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के नियमन और धन के समान वितरण के उद्देश्य से भी किया जाता है। अब हम बात करें करों के वर्गीकरण की। कर प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहली है एक कर प्रणाली और दूसरी है बहु कर प्रणाली। निर्वादवादियों यानी फिजियोक्रेट्स, विशेषतः उसमें क्विज़ने और तुर्गो, उनका ये विचार था कि सरकार को किसी एक ही वस्तु पर कर लगाना चाहिए। उन्होंने केवल भूमि पर ही कर लगाना उचित समझा। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्रियों ने केवल आय पर अथवा संपत्ति पर कर लगाने का सुझाव दिया। वर्तमान युग में राज्य के कार्यों का विस्तार होने पर राज्य को अधिक मात्रा में आय के साधनों की आवश्यकता होती है। अब कर प्रणाली को अव्यावहारिक माना जाना इस कर प्रणाली को अव्यावहारिक माना जाने लगा है। बहु कर प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों को लगाकर कर के आधार को विस्तृत बनाया जा सकता है। इसमें न केवल सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है, बल्कि कर के भार का भी उचित रूप से विभाजन किया जा सकता है तथा कर की चोरी जैसे कई दोषों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इस प्रकार के करों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जा सकता है। करों का वर्गीकरण प्राय 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष और परोक्ष कर, दूसरा आनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी कर, और तीसरा है विशिष्ट और मूल्यानुसार कर। अब इनको हम देखें कि ये क्या है। सबसे पहले बात हम करते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष या अप्रत्यक्ष करों में अंतर कई प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, परंतु अधिकांश अर्थशास्त्रियों के विचार में प्रत्यक्ष कर वह कर है जो पूर्णतया उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर उसे लगाया गया है। ऐसे में कर भार को अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है। या हम कहें कि जब किसी कर का आघात और भार
अंतिम रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया गया है, तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके विपरीत परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से दूसरों पर टाल देता है। इस प्रकार के कर का आघात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इसके भार को अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। बिक्री कर और उत्पादन कर इसी प्रकार के कर हैं। इन्हें वसूल तो विक्रेता या उत्पादक से किया जाता है, परंतु वे इसे ग्राहक या उपभोक्ता से वसूल कर लेते हैं। हम बात करें प्रत्यक्ष करों के गुण की, तो प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायोचित होते हैं। इनका अधिक भार धनी व्यक्तियों पर पड़ता है क्योंकि इन्हें कर देने की क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर मितव्ययतापूर्ण होते हैं क्योंकि इनका भुगतान करदाता द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है, जिससे वे कर वसूल करने में खर्च कम होता है। प्रत्यक्ष करों का मुख्य लक्षण यह होता है कि इन करों से सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती है। देश के आर्थिक साधनों के साथ साथ इन करों से प्राप्त आय भी बढ़ती जाती है। ये प्रत्यक्ष कर लोचपूर्ण होते हैं। इन करों की दर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। आर्थिक संकट के समय इनसे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इन करों में निश्चितता का गुण होता है। कर की दर निश्चित होती है। इससे न केवल करदाता को कर भार का पहले से ही पता रहता है, सरकार को भी इस बात की जानकारी रहती है कि कितनी आय होगी। प्रत्यक्ष कर सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करते हैं। करदाता यह अनुभव करता है कि कर के रूप में एक निश्चित रकम चुकाकर वह सरकार के कार्यों में अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान दे रहा है। यह भावना उसे अपने अधिकारों और दायित्व के प्रति अधिक सचेत और समर्थवान बनाती है। प्रत्यक्ष करों के कुछ दोष भी हैं जिनमें हम जिन्हें देखें तो प्रत्यक्ष करों का विरोध अधिक किया जाता है। इसका आघात और कर भार एक ही व्यक्ति पर होता है। इसके कारण इसके भार को अधिक महसूस किया जाता है। ये कर असुविधाजनक होते हैं। करदाता को आय धीरे धीरे प्राप्त होती है, परंतु कर की धनराशि का भुगतान एकदम करना पड़ता है। करदाता को इसके लिए अनेक हिसाब किताब भी रखने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष करों में चोरी की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। झूठे हिसाब किताब बनाकर इन करों से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बचा जा सकता है। कर की दरों का निर्धारण मनमाने ढंग से किया जाता है। इन करों में न्याय के स्थान पर कर विभाग के अधिकारियों की इच्छा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष करों का उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके कारण अधिक आय कमाने, बचत करने और निवेश तथा उत्पादन करने की इच्छा कम हो जाती है। इन करों का क्षेत्र सीमित होता है। इन्हें केवल कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाया जाता है। समाज के सभी व्यक्तियों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। परोक्ष या अप्रत्यक्ष करों के गुण हम देखें अब, तो ये कर सुविधाजनक होते हैं। वस्तुएं खरीदते समय कर का भुगतान किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके भुगतान करने से करदाता को इनका अधिक भार अनुभव नहीं होता है। सरकार के लिए भी ये कर सुविधाजनक हैं क्योंकि कर की रकम को व्यापारियों या उत्पादकों से इकट्ठे रूप में वसूल किया जाता है। परोक्ष करों से बचना कठिन होता है। वस्तुएं खरीदते समय उनके मूल्यों के साथ साथ उन्हें कर भी चुकाना पड़ता है। कर प्रणाली का आधार इससे विस्तृत हो जाता है। परोक्ष कर किसी एक वर्ग पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक से वसूल हो जाता है। ये कर लोचदार होता है। अनिवार्य वस्तुओं पर लगाया गया कर तो बहुत अधिक लोचदार होता है। परोक्ष करों से प्राप्त आय जनसंख्या और उत्पत्ति में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। हानिप्रद वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण इससे किया जा सकता है। हानिप्रद वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाने से उनकी कीमत अधिक बढ़ जाती है और उपभोग में कमी होती है। परोक्ष करों के अनेक दोष भी हैं जिनकी बात अगर अपन करें
तो ये कर न्यायपूर्ण नहीं होते हैं। सभी वस्तुओं पर करों की दर सभी वर्गों के लिए समान होने पर इनका भार धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ता है। ये करदान योग्यता पर आधारित नहीं होते हैं। परोक्ष कर से समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। उपभोग की आवश्यक वस्तुओं पर कर लगने से निर्धन व्यक्तियों पर इसका अधिक भार पड़ता है, जिससे धन के वितरण में असमानता में वृद्धि होती है। परोक्ष कर प्राय अनिश्चित होते हैं। कर की दरों में परिवर्तन करने से वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता है, जिससे कर से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित हो जाती है। अप्रत्यक्ष करों में मितव्ययता की कमी रहती है। इन करों को वसूल करने में खर्च अधिक होता है, जबकि इनसे आय इतनी अधिक नहीं होती है। इन करों की चोरी काफ़ी मात्रा में की जाती है। वस्तुएं काले बाजार में बिकने लगती हैं। कर से बचने के लिए झूठे हिसाब किताब बनाए जाते हैं। परोक्ष कर राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि वे राज्य की आय में कितना योगदान दे रहे हैं। बाकी का अपन बाद में देखें।